हेलो गाइस, आई एम व्योमेश सिंह फ्रॉम गीक फॉर गीक्स। आज हम गेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पेपर कल ही हुआ है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी मेमोरी बेस्ड है। उसके बेस पे हमें 20-25 क्वेश्चन मिले हैं, उनमें से कुछ को हम सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो क्योंकि ये आपकी मेमोरी बेस्ड है। सो उसमें जो भी होगा इम्प्रूवमेंट होगा, हम उसके हिसाब से फ्यूचर में आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। आई थिंक गेट या आईआईटी बॉम्बे जो इस साल गेट करा रहा है वो क्वेश्चन पेपर और आंसर की कुछ टाइम में प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता है हम उस हिसाब से अपने आंसर अपडेट कर देंगे। बट अभी फिलहाल जो हमारे पास है उस हिसाब से हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके गाइस, कल कंप्यूटर साइंस के गेट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था। ये फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन क्या था, आपके पास 8 वर्टिसेस हैं एंड 5 फेसेस हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एजेस। ग्राफ क्या है? प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ के लिए हम सबको पता है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है R = E - V + 2। अब कहानी क्या है, उन्होंने रीजन की जगह फेसेस लिखा है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। सो हमने फेसेस को रीजन में कन्वर्ट किया, या रीजन वी एज्यूम रीजन इज फेसेस। सो E हमें फाइंड आउट करना है। वर्टिसेस हमें गिवन है 8 एंड +2। सो E = 5 + 8 - 2। सो आंसर वुड बी 11। सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी का सही हो। सो गेट कंप्यूटर साइंस का जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एप्टीट्यूड का है। इसमें हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है। इसके बेस पे हमें पॉसिबिलिटी बतानी है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। नाउ बॉयज़ ratio girls is 7:3. That means for total 10 students 7 boys and 3 girls. So जो भी 10 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। In our options you can see only 50 is the multiple of 10. So that is our answer. क्यों? क्योंकि boys and girls human beings हैं, they can't be in fraction. So इसका मल्टीपल इज राइट आंसर। तो 10 का मल्टीपल 50 है। सो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 50 होने चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, आप सबका सही होगा। अब जो हम गेट का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर है। आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें 5 बैग्स गिवन है, 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट, मतलब अलग अलग तरह की चॉकलेट गिवन है। सो हर बैग में वो 10 डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, जब हम पांचों बैग से एक एक चॉकलेट निकालते हैं तो उनमें से कोई भी एटलीस्ट 2 चॉकलेट आर आइडेंटिकल, एटलीस्ट 2। अब 2 में केस क्या होता है, 2 आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल, 5 आइडेंटिकल। सो आप सबको पता होगा, अगर आपने मैथ में थोड़े से भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उस केस में हम क्या करते हैं, एटलीस्ट वाले केस में हम फाइंड आउट करते हैं 1 - नन ऑफ देम आर सेम, बिकॉज if they are same so 2 3 4 and all of them are same, उन सब की पॉसिबिलिटी इसके अंदर चली जाती है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे 1 या 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे तो ये आपको पता होगा। सो अब देखिए आपके पास हर बैग से चॉकलेट निकालनी है, 10 चॉकलेट हैं, 10 में से 1 निकालनी है। सो पॉसिबिलिटी क्या है, 10C1 × 10C1 10C1 × 10C1 × 10C1, दैट मीन्स 5 टाइम्स 10C1। सो इस तरीके से हमने एक एक चॉकलेट निकाली है। ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नन ऑफ देम आर सेम। सो फर्स्ट बैग में हमारे पास 10 चॉकलेट्स हैं, हमने 10 चॉकलेट्स में एक निकाली तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या थी, 10C1। अब सेकंड बैग में हमें देखना है, ऑप्शन हमारे पास 10 है लेकिन जो एक पहले से पिक हो चुकी है हमें वो नहीं पिक करनी है, तो हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, 9। सो सेकंड बैग में हमें कितनी पॉसिबिलिटी मिली, 9C1। अब थर्ड बैग में टोटल हमारे पास 10 है लेकिन हमें चूज किस में से करना है, ये जो पहले जो 2 चूज हो चुके हैं उनको चूज नहीं करना है। सो दैट वुड बी 8C1। सिमिलरली आगे क्या होगा, 7C1 एंड 6C1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 - 3024 डिवाइड बाय
10,000, सो हमारा आंसर होगा 0.6976. सो दिस वुड बी योर आंसर. इसमें भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था. अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि एटलीस्ट वाले केस में हमें नन ऑफ द सेम लेना पड़ता है, 1 माइनस नन ऑफ द सेम. ये अगर आपको याद था तो आई होप कि आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा. अब जो हम गेट का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है. सीपीयू शेड्यूलिंग पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप सब ने ही सॉल्व कर लिया होगा मेरे हिसाब से. हमारे पास 3 प्रोसेस है ABC. हो सकता है पेपर में इनका नाम P0, P1, P2 हो. इट डिपेंड्स कि पेपर क्या आया था. हमें मेमोरी बेस पे मिला है तो ये नाम मैटर भी नहीं करता है. और सबका अराइवल टाइम 0 है एंड बस टाइम हमें गिवन है 10, 20 एंड 16. सो अगर हम लेते हैं ABC अराइवल टाइम एंड बस टाइम. सो अराइवल टाइम 0, 0, 0, बस टाइम 10, 20 एंड 16. अब हमें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी गिवन है? नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. अब नॉन प्रिमिटिव है या प्रिमिटिव है वो मैटर ही नहीं करता है. क्यों? क्योंकि इसका अराइवल टाइम सबका 0 है. सो सब अगर एक टाइम में आ गई तो कोई किसी को प्रिम्प्ट करेगी नहीं क्योंकि शॉर्टेज जॉब सबको स्टार्टिंग में ही पता चल गई. सो आप देखिए साफ हमें दिख रहा है ए सबसे स्मॉल है. सो सबसे उसका कम टाइम लेने वाली है तो 10 सेकंड सबसे पहले ए सॉल्व होगी, उसके बाद सी सॉल्व होगी, उसके बाद बी सॉल्व होगी. सी को आप देखिए ए को खत्म होने का वेट करना पड़ेगा तो सी का वेटिंग टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड. बी का वेटिंग टाइम क्या हो गया? बी को ए के लिए एज वेल एज सी के लिए दोनों के लिए वेट करना पड़ेगा यानी दोनों का बस टाइम लगेगा. सो वो क्या है? 10 + 16. सो आपका टोटल आंसर क्या हो गया? 36/3 दैट इज 12. फाइन. अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया है तो हम आपका ट्रेडिशनल मेथड करते हैं. सबसे पहले जैसे ही तीनों जॉब्स आई 0 सेकंड में सीपीयू किसको मिल गया? ए को. कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड के लिए. फाइन. ए के बाद किसको मिला? बी को मिला. बी को कितने टाइम के मिला? 16 सेकंड के लिए. 26 सेकंड के टाइम पे खत्म हुई. फिर उसके बाद सी को मिला 20 सेकंड के लिए एंड 46 पे टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सो आप देखिए बी को यहाँ पे कब मिला? बी को मिला 10 सेकंड पे. सो बी को कितना वेट करना पड़ा? 10. सी को कब मिला? 26 पे. तो सी को कितना वेट करना पड़ा? 26. सो आंसर इज टोटल वेट टाइम 36 एंड एवरेज वेट टाइम इज 36/3 दैट इज 12. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आप सभी ने सॉल्व किया होगा. ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि सभी के लिए बहुत ईजी था आई थिंक. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बाइनरी सर्च ट्री. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. क्यों? क्योंकि इन्होंने फाइंड आउट करने को क्या बोला है? स्मॉलर एलिमेंट देन मैक्सिमम. बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं स्मॉलर. आपको सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट नहीं करना है. सिर्फ ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आंसर आपका सही है. अगर आपने गलती से क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया और सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट किया है तो आपको ऑर्डर ऑफ लॉग एन आंसर आया होगा जो कि आंसर सही नहीं है. इसमें आपको क्या देखना है? ये आपकी रूट नोड है. अगर आपका कोई भी इसका राइट चाइल्ड है तो दैट मीन्स कि आपकी रूट नोड क्या है? मैक्सिमम से कम है. सो आपका टाइम कितना लगा? सिर्फ आपने ये चेक किया कि आपके राइट में कोई चाइल्ड है कि नहीं है. फाइन. सो आपको अगर राइट में कोई भी चाइल्ड है तो आपका आंसर क्या हो गया? रूट नोड. क्योंकि आपको कोई भी एलिमेंट बताना है जो कि मैक्सिमम से छोटा है. सपोज इसका राइट चाइल्ड है ही नहीं. राइट चाइल्ड नहीं है तो BST की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेफ्ट चाइल्ड सबसे छोटे होते हैं, फिर रूट, फिर राइट चाइल्ड. ठीक है. अगर इसका राइट चाइल्ड है नहीं तो जो भी इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा फर्स्ट वो हमारा आंसर होगा. क्यों? क्योंकि वो रूट से छोटा होगा. तो दैट मीन्स आपको सिर्फ ये चेक करना है राइट चाइल्ड है कि नहीं. अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो आपको लेफ्ट साइड आंसर देना है. सो हमारे से 2 कंपैरिजन है जो कि कांस्टेंट टाइम में होंगी. सो आंसर जो इसका है वो है ऑर्डर ऑफ 1. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये. अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो ये आंसर सही होगा. अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपने सेकंड मैक्सिमम फाइंड आउट किया होगा जो आपसे गलत आंसर प्रोवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन. अगला क्वेश्चन भी डेटा स्ट्रक्चर का है. स्टैक एंड क्यू पे क्वेश्चन है. हमें कुछ ऑपरेशन दिए हैं स्टैक पे एंड क्यू पे और उस बेस पे जो लास्ट आंसर है ये देखिए हमें गिवन है S जो लास्ट पॉप है, R जो लास्ट
डी क्यू है क्यू के अंदर, उन दोनों का आंसर को सम करना है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आप देखिए सबसे पहले मैं स्टैक लेता हूँ एक, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेशन में हमें क्या मिल रहा है 52, तो मैंने 52 इंसर्ट किया। नेक्स्ट क्या मिला 56, तो 56 इंसर्ट किया। फिर उसके बाद आपने क्या किया है पॉप किया है। पॉप किया मतलब 56 आपका पॉप हो गया, वो बाहर आ गया, तो मैं 56 को हटा देता हूँ। नाउ उसके बाद हमें क्या है पुश 62, तो हमारे स्टैक के अंदर क्या है 62। उसके बाद आप देखिए एस इज पॉप। पॉप क्या होता है लास्ट एलिमेंट होता है, सो एस इक्वल टू क्या हो गया हमारा 62। फाइन। अब इसी तरह हम क्यू में देखेंगे। क्यू में क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फाइन। सो क्यू में सबसे पहले हमने क्या किया है 43 को इंसर्ट किया है, 43 इंसर्ट हो गया। उसके बाद क्या है आपका 24 इंसर्ट है, हमने 24 को इंसर्ट किया। उसके बाद आपका क्या है डी क्यू। डी क्यू मीन्स आपका जो फर्स्ट एलिमेंट इन हुआ होगा वो आउट हो गया, दैट मीन 43 आपका बाहर चला गया, तो 43 को हम हटा देते हैं। अब 43 हटने के बाद डी क्यू इस ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है एन क्यू 57, सो हमने 57 को इंसर्ट किया। फिर आपके पास अगेन डी क्यू है, और वो जो आप डी क्यू कर रहे हैं वो आप आर के अंदर सेव कर रहे हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, सो अब क्या डी क्यू होगा 24, सो आर इक्वल टू 24। क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट इज एस प्लस आर, सो दैट इज 62 प्लस 24। मैंने यहाँ पे गलती से 66 लिख दिया था, दैट इज 62। 62 प्लस 24 दैट इज नथिंग बट 86। सो ये हमारा आंसर होगा इस केस में। आई होप काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आप सबने ये सॉल्व किया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है 3 फंक्शन में। f1 क्या है 10 की पावर n, f2 क्या है n log n, n की पावर log n, एंड f3 क्या है n की पावर स्क्वायर रूट n। सो हम लिखते हैं यहाँ पे f1 10 पावर n, f2 एंड f3, f2 इज n की पावर log n एंड f3 इज n की पावर रूट n। अब आपको इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम एक काम करते हैं n log n है, log n केस में हम क्या कर सकते हैं एक नंबर ले लेते हैं जो कि 2 की मल्टीपल्स है। सो सपोज हम लेते हैं नंबर 1024 और 1000, एक ही बात है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो अगर हम उस केस में देखें ये क्या होगा 10 की पावर 1024। फाइन। इसी तरीके से अगर हम log n के केस में देखें f2 में, सो ये क्या होगा n की पावर 2 की पावर 10। फाइन। सो इसका आंसर क्या होगा n की पावर 10। और यहाँ पे हम देखें n रूट 1024। अब देखिए यहाँ पे जब 1024 है, इसका अंडर इसकी वैल्यू क्या होती है n की पावर 32। सो आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा आपका क्या है f2, f2 से बड़ा क्या है आपका f3, और f3 से बड़ा क्या है f1। सो अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाया होगा, थोड़ा सा भी सोचा होगा, तो ये आंसर कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लेके किया है, एक नंबर लेके किया है कि ये मेरी मेथोलॉजी है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते थे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने एक नंबर लेके किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम स्पैनिंग ट्री पे है, और इस बार इन्होंने फाइंड आउट करने को क्या दिया है कि आपकी नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें बहुत सिर्फ 2 टाइप की एजेस हैं, सबके वेट या तो 0.1 है या फिर 0.9 है, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे बन सकते हैं। सो हम इसको बनाने की स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 मेथड, क्रुस्कल एंड प्रिम्स। आप देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक एज स्टार्ट करते हैं जिसका वेट मिनिमम है, मिनिमम वेट हम लेते जाते हैं उस एज का और उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एज ली 0.1, नेक्स्ट एज मैंने ये वाली ले ली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी हमें 0.1। फाइन। अगेन हम मिनिमम एज क्या है 0.1 की है, तो हम एक और एज ले लेते हैं 0.1, फिर 0.1 की मैं ले सकता हूँ। तो अभी हमारे पास 0.1 पड़ी है और कोई भी साइकिल नहीं बना है अभी तक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले केस में 0.1 कोई साइकिल नहीं बन रहा है अभी भी, तो हमने एक और एज एक्सेप्ट कर ली
0.1 की। इस केस में भी देखिए कोई साइकिल नहीं बन रहा है, तो हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया 0.1 पे। फाइन। अब लास्ट में देखिए एक ही वर्टेक्स बचा है, ठीक है, उसको भी हम ले लेंगे। उसका वेट क्या है 0.1, सो दैट इज ऑल्सो 0.1। सो 0.1 वाली देखिए आप सारी की सारी कवर होगी, 7 एजेस थी, सातों कवर हो गई है। अब बची 0.9 की। 0.9 में देखिए अगर मैं ये वाली लूंगा तो क्या होगा, साइकिल बन जाएगा। सो वी कांट टेक इट। फाइन। अगर मैं इसको भी लूंगा तो भी ये साइकिल बन जाएगा, तो हम नीचे की कोई भी एजेस नहीं ले सकते, तो ये दोनों तो सीधे एलिमिनेट हो गई। हमें क्या करना है, इन तीनों में कोई भी लिंक निकालना है। ये पैरेलल में जा रहा है, तो इसमें देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3। और अगर हम किसी को भी लेंगे, सपोज अगर हम फर्स्ट को लेते हैं तो भी हमारा MST बन जाता है। अगर हम फर्स्ट की जगह सेकंड लेते हैं तो भी हमारा MST बन जाता है। अगर हम इसकी जगह लास्ट ले लेते हैं तो भी हमारा MST बन जाता है। सो हमारे पास क्या है, इन तीनों एजेज में से हम कोई भी एज ले सकते हैं। सो आंसर क्या होगा इसका, 3। सो अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया होगा स्टेप बाय स्टेप, तो इसका आंसर आप सभी का सही आया होगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था बस, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राफ पे है। ग्राफ और ट्री मिला के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक भी क्वेश्चन अगर ट्री का सॉल्व किया होगा तो ये बहुत आराम से सॉल्व किया होगा आपने। देखिए व्हाट इज आवर क्वेश्चन, अ कनेक्टेड ग्राफ G इज गिवन अप्लाइड टू क्रिएट अ ट्री। ग्राफ ट्री एक ही होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट इज ट्री के अंदर साइकिल नहीं होता है, ग्राफ के अंदर साइकिल होते हैं। ना इसने क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ रूट हैज 2 और मोर चिल्ड्रन। तो अगर ये रूट है और इसके 2 चाइल्ड हैं, हम थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, 2 चाइल्ड है, तो क्या ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है? हाँ है। अगर किसी भी कोई भी हम ट्री देखते हैं, पेरेंट देखते हैं, उसके 2 या ज़्यादा चाइल्ड होते हैं तो वो आर्टिकुलेशन पॉइंट होता ही होता है, क्योंकि अगर आपने उसको हटाया तो ग्राफ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रूट विल नेवर बी आर्टिकुलेशन पॉइंट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकती है। नेक्स्ट वन इज लीफ विल नेवर बी आर्टिकुलेशन पॉइंट, एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि लीफ सिर्फ एक ही जगह से कनेक्टेड है। सो ये 2 ग्राफ को अलग नहीं कर रही। आर्टिकुलेशन पॉइंट होता क्या है, अगर आप देखें दिस इज आर्टिकुलेशन पॉइंट। अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे तो ये आपके ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा, 2 अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे। सो रूट हमारा आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है और लीफ कभी भी हमारी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होती है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सो आई थिंक ये भी आप सभी का सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉर्टिंग पे है, और ये क्वेश्चन आप सबको आता है, मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने वाली चीज़ ही बची है। ये हमें नंबर हैं जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। हो सकता है कि ये नंबर अलग हो पेपर में, ये मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है कि हमारे पास डेटा गलत हो, लेकिन ये श्योर है कि ये क्वेश्चन कहते हैं ऑलरेडी सॉर्टेड थे। अब जो नंबर अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हैं उनकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम करनी है तो कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। हमें सबको पता है जो इंसर्शन सॉर्ट होती है वो अगर एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो वो बेस्ट परफॉर्म करती है, ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें n-1 कंपैरिजन करनी होती है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन, तो उस केस में इंसर्शन सॉर्ट होगी। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इन सब का जो बेस्ट टाइम भी होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n log n ही होता है। सो हमारा जो आंसर है यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट है। इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आप सबने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये आंसर आपका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है डेटाबेस का। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो S1 एंड S2 जो हमें दिए गिवन है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं या नहीं। आप देख सकते हैं हम 2 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। फॉर S1 T1 एंड T2 आर 2 ट्रांजेक्शन एंड फॉर S2 अगेन T1 एंड T2। अब देखिए है क्या, हमें कॉन्फ्लिक्ट पेयर हमारे पास कौन कौन से हैं। अगर देखें WY एंड RY, सो ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, और ऐसे ही
WX एंड RX ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। तो इसके बेस पे हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए T1 से T2 ग्राफ बन रहा है। सो हम एक ग्राफ बनाते हैं T1 से T2। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन T2 से T1 भी आ रहा है बिकॉज ऑफ X। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? साइकिल मिल रहा है। साइकिल मिल रहा है दैट मीन्स कि जो आपका S1 है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। फाइन। सेम हम यही मेथड H2 के लिए अप्लाई करते हैं। H2 में आप देखिए जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट पेयर है वो Y बेस है, X बेस है नहीं। क्यों? क्योंकि X ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है, दोनों ही रीड ऑपरेशन है। सो T2 से T1 जा रही है, सिर्फ एज T2 से T1 जा रही है, कोई साइकिल नहीं बन रहा है। सो जो आपका H2 है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। सो इसका आंसर क्या होगा? S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड H2 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो इसका ये सिंपल आंसर था। आपने अगर ग्राफ बनाया होगा तो आपको सही आंसर मिल गया होगा। बस सिर्फ एक चीज नोटिस करने वाली थी, दोनों रीड ऑपरेशन थे तो ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं थे। अगर आपने ये चीज छोटी सी मिस कर दी होगी तो आंसर आपका गलत गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पता है आपकी मेमोरी के बेस पे, हमें एक DFA बनानी है 011 से जिसकी एंडिंग हो रही है। सिंपल क्वेश्चन है, एंडिंग हो रही है तो पहले हम एंड कर देते हैं। तो हमारी फाइनल जो स्टेज हम पहले बनाते हैं, फाइनल स्टेज क्या है? 011। सो 1 पे एंड कर दिया। उससे पहले क्या आना चाहिए? एक और 1 आना चाहिए, आ गया। उससे पहले क्या आना चाहिए? एक और 0 आना चाहिए। फाइन। सो जो भी हमारी स्ट्रिंग 011 है वो बन जाएगी, तो कोई इश्यू नहीं था इसमें। सो सिर्फ 011 भी है तो वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग स्टेज मान लेते हैं। सो फर्स्ट में अगर 0 आता है तब तो हम आगे जाएंगे, अगर 0 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? उसी स्टेज पे पड़े रहेंगे। सो दैट इज 1। नाउ अब सेकेंड स्टेज में देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B, C एंड फाइनल। अब B स्टेज पे देखिए 1 आता है तो हम आगे जाएंगे, 1 नहीं आता है तो हम यहीं पड़े रहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए 0 0 1 1। सो इस केस में 0 आया, 0 पे आप फंसे हुए हैं, 1 1 आया तो आप फाइनल स्टेज पे आ गए और आप देखिए 0 1 1 हमारी आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0 0 0 0 है तो ये यहाँ पे लूप में फंसा रहेगा, फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा नहीं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए जब हम स्टेज C की बात करें, अगर हमारे पास 0 1 आया और 0 1 के बाद 1 आ गया तब तो हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वापस 0 आ गया, सपोज 0 1 0 आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वापस B स्टेज पे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि B स्टेज के बाद अगर 2 1 1 आते हैं तो हम फाइनल स्टेज पे पहुंच सकते हैं। सो हमें इसके बाद C के बाद हम किस पे आ जाएंगे? B पे। फाइन। इसी तरीके से अगर हम देखें इसके बाद यानी फाइनल स्टेज के बाद अगर हमारे पास 0 आ जाता है, सो 0 1 1 0 ये आ जाता है, ठीक है, तो हमें फाइनल स्टेज पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए? 2 1 चाहिए कंटिन्यूअसली। सो इसमें आप देखिए, सो 2 1 के लिए कहाँ किस स्टेज से जा रहे हैं? B से। सो हम क्या करेंगे? इसको घुमा के यहाँ पे ले आएंगे जैसे ही 0 आता है। फाइन। और अगर 1 आता है 0 1 1, ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? 0 और 1 1 दोनों चाहिए। सो उस केस में आप कहाँ जाएंगे? एकदम इनिशियल स्टेज पे। सो इसका आंसर ये बनेगा आपका। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एप्टीट्यूड क्वेश्चन। हमें 2 आइटम गिवन है P एंड Q, और Q की कॉस्ट हमें नहीं गिवन है। सो ये हमें नहीं गिवन है लेकिन रेशियो गिवन है। सो हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं P रेशियो Q इज 3:4 एंड P की कॉस्ट है आपकी 5400 एंड Q की कॉस्ट है हमें फाइंड आउट करनी है। तो Q की कॉस्ट क्या होगी हमारी? 5400 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 दैट इज नथिंग बट 7200। सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 7200। ये हमारी कॉस्ट आ गई Q की। अब क्या गिवन है? 25% प्रॉफिट गिवन है। सो हम 25% प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। कितना होता है प्रॉफिट? कितना हुआ हमें टोटल? फाइन।
So that is 7200 multiply by 25 divided by 100. So answer is 1800. So हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 7200 प्लस 1800. सो आंसर क्या हुआ 9000. अब हमें क्यू का क्या पता चल गया, मार्केट प्राइस प्लस पता चल गया या एमआरपी पता चल गया, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है और कॉस्ट पता है. और इसने हमने पूछा क्या है कि हमने मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया है. मार्क प्राइस क्या है 10,000 और आपका सेलिंग प्राइस क्या है 9,000. कितने का डिफरेंस है 1,000. 1,000 क्या होता है आपका 10,000 का 10%. सो आंसर आपका क्या होगा 10. सो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आप सबने सॉल्व किया होगा. बस सिर्फ एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी जो हमें नॉट गिवन थी क्यू. सो उसको जैसे हमने फाइंड आउट किया हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया. सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें डेस्टिनेशन एड्रेस अननोन है. फाइन, डेस्टिनेशन एड्रेस अननोन है. अगेन ये क्वेश्चन आपकी मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है कि क्वेश्चन में स्लाइटली एरर हो, लेकिन जो हमें पता है उसके बेस पे हम आंसर बता रहे हैं आपको. सो डेस्टिनेशन एड्रेस अननोन है. सो दो स्टेटमेंट हैं जो गिवन है कि जो रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट होगी और जो रिप्लाई है वो भी ब्रॉडकास्ट होगा. बट अब हम देखते हैं कि कौन सी सही है. डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं पता है तो सोर्स को ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी सही है. फाइन. अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है कि रिप्लाई भी ब्रॉडकास्ट होगा. बट आप जानते हैं जब सोर्स ने पैकेट भेजा ब्रॉडकास्ट के थ्रू डेस्टिनेशन को पैकेट समझ में आ गया, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया. साथ के साथ डेस्टिनेशन के पास सोर्स का एड्रेस भी आ गया. जैसे ही सोर्स का उसका एड्रेस आया वो क्या करेगा, पैकेट को यूनिकास्ट करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है. सो ये जो आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जगह क्या होगा यूनिकास्ट. सो आपका क्या आंसर है, ओनली S1 इज करेक्ट एंड S2 इज इनकरेक्ट. सो इसका आंसर है ओनली S1 इज करेक्ट, S2 इज इनकरेक्ट. आपका जो रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट होगी, रिप्लाई है वो यूनिकास्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है S1 एंड S2. S1 क्या कहता है, जो आपकी फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है वो प्री ऑर्डर होगा और जो फंक्शन रिटर्न ऑर्डर है वो पोस्ट ऑर्डर होगा. चलो हम इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं. फाइन. सपोज आपका एक फंक्शन है F1 F2 को कॉल करता है, ठीक है. F2 क्या करता है F3 को कॉल करता है एंड F3 क्या करता है आपका F3 F4 को कॉल करता है. अब देखिए जो आपकी फंक्शन कॉलिंग है वो कैसे हुई है. आपकी फंक्शन कॉलिंग F1 ने कॉल किया किसको F2 को, F2 ने किसको कॉल किया F3 को एंड F3 ने किसको कॉल किया F4 को. फाइन. सो ये प्री ऑर्डर है, जिस सीक्वेंस में आया था उसी में हो रहा है. लेकिन सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा F4. सो F4 क्या रिटर्न करेगा आंसर, सबसे पहले F4 ने फर्स्ट रिटर्न किया, सेकंड कौन रिटर्न करेगा F3, उसके बाद कौन रिटर्न करेगा F2 किसको रिटर्न करेगा F1 को. सो F2 ने जब रिटर्न कर दिया तभी F1 अपनी बाकी की प्रोसेसिंग कर पाएगा, उसके बाद F1 करेगा. दैट मीन्स जो रिटर्न है वो पोस्ट ऑर्डर हो रहा है. सो हमारी दोनों स्टेटमेंट इस केस में क्या है करेक्ट है. सो इसमें S1 एंड S2 बोथ आर करेक्ट. सो आंसर शुड बी C. हो सकता है सीक्वेंस अलग हो आपके और हमारे में क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, बट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है.